गुरुजी, एक सवाल है, पूछूं? पूछो। पद्माकर सर को क्या हुआ है? मतलब उनकी तबीयत क्यों खराब है? क्यों? तुम डॉक्टर हो, जो बताएंगे तुम दवाई दोगे? हाँ? नहीं गुरुजी, बात यह है कि मैं रोज डायरी लिखता हूँ। उसमें रोज मेरे साथ क्या क्या होता है और वो क्यों होता है ये भी लिखता हूँ। पिछले 3 दिन से पढ़ाई नहीं हुई है ये तो लिखा, लेकिन उसका कारण नहीं लिख पाया। आप अगर बताएंगे तो लिख सकता हूँ। लिखो। जी। उनके सर में दर्द है और वो जब भी किसी अस्पृश्य आदमी को देख लेते हैं तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। देख, इन्होंने अभी जो कुछ भी कहा उसे लिखकर इनका साइन ले लेना, क्योंकि बाहर से जब निरीक्षक आते हैं तो कभी कभी उन्हें ये बताने की आवश्यकता पड़ जाती है कि पढ़ाई अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। तुम अगर लिख लोगे तो उन्हें बताने में आसानी हो जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? आप इस भीमराव के साथ मिलकर मुझे धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं सर, ये काय को धमकी देगा आपको? अरे भीमराव जो कह रहा है वो कर देने का। जब तक आपकी और पद्माकर सर की तबीयत सही नहीं हो जाती तब तक आप मत पढ़ाइएगा, और भीमराव की डायरी है उसमें सही रहने दीजिएगा। मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाला। और आप लोगों ने ये सोच कैसे लिया कि इस अस्पृश्य आदमी की किताब कॉपी को मैं हाथ भी लगाऊंगा? खुदा बख्श सर और नाम जोशी सर, आप दोनों ये सही नहीं कर रहे हैं। एक टीचर होकर दूसरे टीचर के साथ उलझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं उलझेगा हम लोग। बस भीमराव की कॉपी में मैं साइन कर दूंगा और लिख भी दूंगा कि मैं गवाह हूं कि कब कब पद्माकर सर और आजिम के सर ने तबीयत नादुरुस्त होने की वजह से पढ़ाया नहीं है कक्षा में। भीमराव कॉपी लेके आना। जी। ए रुको। मुझे सब समझ में आ रहा है कि यह सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। एक शिष्य अपने 2 हितैषी गुरुओं के साथ मिलकर दूसरे गुरु के खिलाफ साजिश रच रहा है और हम ये होने नहीं देंगे। छोटी जाति का है, बुद्धि ही कितनी होगी उसकी, और पढ़कर क्या ही कर लेगा ये देखते हैं आज। चलो पढ़ाता हूं मैं आज तुम्हें। भीमराव अपनी जगह पे बैठ जाओ। जी गुरुजी। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब मानस शास्त्र। सर, आपके लिए पढ़ाना सिर्फ एक पेशा होगा, लेकिन मेरे लिए पढ़ना मतलब मेरा जीवन है। पानी पीजिए। रमा, एक बात सही सही बताओ। बोलिए। जिसने मुझे मटके से पानी पिलाया वो घूंघट वाली औरत तुम थी? क्या वो औरत तुम थी रमा? और उस मटके पर निशान भी तुमने ही बनाया था ना?
वो निशान तुमने ही बनाया था ना रमा? रमा, मैं कुछ पूछ रहा हूं रमा। रुको रमा, जवाब दो, क्योंकि तुम्हारा जवाब मेरे लिए मायने रखता है। क्या हुआ भीम? हाँ, मैं ही थी और मैंने उस पर निशान लगाया क्योंकि मुझ में इतनी ईमानदारी थी कि किसी को धोखे में ना रखूं। उस पर निशान छोड़ा क्योंकि हमारे छूने से उनका मटका और पानी अपवित्र हो जाता है, इसलिए वो चाहे तो फेंक दे। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? कुछ समझ में तो आए। लेकिन तुमने जो किया वो गलत किया रमा। चलो उनसे माफी मांग लो। और उन्होंने जो आपके साथ किया वो? संस्कृत पढ़ाने के बदले इतना सारा काम कौन करवाता है? मेरा पति प्यासा कॉलेज जा रहा है और मैं देखती रहूं? ये नहीं हो सकता। और मैं चाहती तो उस पे बिना निशान लगाए आ जाती। फिर मुझे आपका ख्याल आया और लगा कि वो पाप होगा। कुल मिलाकर मैंने कोई गलती नहीं की और वो आपको पानी पिला देते तो उनका क्या चला जाता? देखो रमा, उनका क्या जाता क्या नहीं जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उनका नुकसान करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। तुमने गलत किया है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगूंगी माफी। थोड़ा हमें भी बताओगे क्या बोल रहे हो तुम दोनों? हाँ हाँ, और कौन संस्कृत शिक्षक, कौन कब प्यासा था, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मांगोगी ना माफी? ठीक है, तुम्हारे बदले मैं जाकर माफी मांगता हूं, क्योंकि उनके साथ गलत तो हुआ है रमा। रुकिए, मैं जाकर माफी मांगती हूँ। रमा, रमा, भीम, क्या हुआ? कहाँ गए ये दोनों? पता नहीं अम्मा, दोनों अंदर लड़ रहे थे फिर चले गए। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? मैंने ही आपका मटका उठाया था। जो सजा देनी है मुझे दो। कौन हो तुम? भीमराव की पत्नी। पानी यहाँ पीना है तो संस्कृत पढ़ने की जिद छोड़नी होगी। नहीं गुरुजी, मैं प्यासा ही कॉलेज चला जाऊंगा। पति को प्यासा देखकर मुझसे सहा नहीं गया, इसलिए आपके मटके को छुआ। इस छोटी जात वाली ने आपके मटके को छुआ है, इसलिए इसको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये एक औरत है, इसलिए इसे सजा मेरी पत्नी एक औरत ही देगी। ऊंची जात वालों के मटके को छूने की सजा ये होगी कि हम गिनकर इस छड़ी से तुम्हें 25 छड़ियां लगाएंगे, ताकि जिन हाथों से तुमने हमारे मटके को छुआ है ना, उन हाथों में छाले पड़ जाए। हाथ आगे करो। अरे देख क्या रही है? हाथ आगे कर। हाथ आगे करो।
बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। शास्त्री जी, ऐसे अस्पृश्य लोगों के चौल में जाओगे? अरे बाद में मिल लेना। गुरुजी जाइए ना, देखिए आपको बेटा हुआ है, आपका बेटा है गुरुजी, मिलिए। और चिंता मत कीजिए गुरुजी, अगर हमारे चाल में आने से आप अशुद्ध होंगे तो शुद्धिकरण भी तो कर सकते हैं ना। जाइए गुरुजी। आखिरकार हमारा बच्चा हो ही गया। आप मानिए या ना मानिए, भीम और रमा इन्हें सही समय पर नहीं लेके आते तो कुछ भी हो सकता था। ये लो हमारे तरफ से इनाम, ले लीजिए। ले लो। ये दे रही है तो रख लो ना माँ, सगुन होता है, ले लो ले लो। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। शास्त्री जी, चलिए तांगा आ गया, इन्हें ले चलते हैं। गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूं। आपके मर्जी के बिना हम आपकी पत्नी को यहां लेकर आए और हमारी जात की औरतों ने आपकी पत्नी और बेटे को छुआ है। ये दोनों अशुद्ध हो गए होंगे, अब जरूर इनका शुद्धिकरण करवा लीजिएगा। और गुरुजी, आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, आपके घर भी नहीं आऊंगा। आप शर्त जीत गए गुरुजी, मैं हार गया। शर्त तो मैं जीत गया। जिसने शर्त लगाई थी वो एक शिक्षक था, लेकिन आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक बाप खड़ा है। वो शिक्षक तुम्हें संस्कृत पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन ये बाप तुम्हें संस्कृत जरूर पढ़ाएगा। शास्त्री जी, आप पढ़ाएंगे इस अस्पृश्य को, वो भी संस्कृत भाषा? पढ़ाऊंगा और जरूर पढ़ाऊंगा, बल्कि भीम ने जो किया है उसका ऋण एक बाप उतारेगा। तुम लोग निश्चिंत रहो, भीम सीधे मेरे घर आएगा और फिर अपने घर लौट जाएगा। तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। भीमराव, मुझे मेरी पत्नी और बच्चे के साथ घर जाना है और तुम अपने हाथों से उन्हें टांगे तक छोड़ोगे। जी गुरुजी। आपको क्या लगता है, आज अगर भीम नहीं होता तो हमारा बच्चा फिर से? अब इस पर बात करके क्या मिलेगा? कैसे कहूं कि आज अगर भीम नहीं होता तो क्या होता, लेकिन भीम के होने से सब कुछ अच्छा हुआ, इतना तो मैं कह ही सकता हूं। भीम के जात के लोगों के साथ दुनिया ने हमेशा ऐसा ही किया है, तो फिर मैंने किया तो क्या गलत किया? गलत किया आपने। बहुत गलत किया।
उसे संस्कृत पढ़ाने का फैसला करके। क्योंकि नरोत्तम, जब यहाँ मुसीबत थी तो तुम तो निकल लिए। भीम ने मेहनत की है और उसके मेहनत का इनाम उसे मिलना चाहिए। मर्यादा मर्यादा में रहिए शास्त्री जी। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। इससे बुरा क्या करोगे? एक गुरु को परेशान हाल में छोड़कर चले गए। मतलब आपको लगता है कि आप भीम की लड़ाई लड़ेंगे? मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, ना ही लड़ाई लड़ने की मेरी कोई नीयत है। उस भीम को संस्कृत पढ़ना है और मैं उसे पढ़ाऊंगा। आप जैसे हारे हुए लोगों की वजह से भीमराव जैसे मूर्ख लोग हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं शास्त्री जी। शर्म आ रही है मुझे। आप पहले हमें प्रिंसिपल सर से मिलना होगा, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना हम कॉलेज कैंपस से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रिंसिपल सर का ऑफिस किधर है? ये उधर है। आइए आइए सर, आइए सर, इस तरफ। ए कम इन सर। आइए। जी बताइए क्या हुआ? सर इसने कंप्लेंट दर्ज की है कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट ने इसके साथ जबरन मारपीट की और इसकी किताबें फाड़ दी। किसने किया ये सब? सर नरोत्तम जोशी और उनके दोस्तों ने। नरोत्तम जोशी? कहाँ है ये नरोत्तम जोशी? मैं आऊं सर। गुरुजी, भीमराव झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कहा दुश्मनी भूल जाते हैं, लेकिन ये बदतमीजी करने लगा। देखिए, लड़ाई में मेरे दोस्तों को भी चोट आई है। सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, मुझे सच में नहीं पता इस सब के बारे में। मैं क्लासरूम के अंदर चला गया, इन लोगों ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और मुझे परेशान करना शुरू किया। सर ये चोट कैसे लगी मुझे नहीं पता। क्या मतलब हमारी ये चोट झूठी है? अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो चलिए दरोगा जी, चलकर चेक करवा लीजिए। चलिए। भीमराव, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम सही कह रहे हो? सर वहां पे सब इनके दोस्त थे, मेरे पक्ष में कोई क्यों बोलेगा? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है सर, लेकिन ये मेरी किताबें देख लीजिए। ये मेरी किताबें फाड़ी इन लोगों ने। मैं खुद क्यों मेरी किताबें फाड़ूंगा सर? गुरुजी झूठ बोल रहा है, इसने खुद ये किताबें फाड़ी हैं। प्रिंसिपल सर, सच और झूठ का पता हम लगा लेंगे। आप बस हमें परमिशन दीजिए कि इन स्टूडेंट्स को हम अपने साथ अरेस्ट करके ले जाएं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, स्टूडेंट इस तरह कॉलेज से अरेस्ट होकर जाएंगे तो इससे कॉलेज की इमेज खराब होगी। हम कॉलेज प्रशासन के लेवल पर इस मामले को सुलझा लेंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूं। अगली बार बुलाने से पहले सोच के आना। सर मैं सही कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये किताब समझ में आता है किसी भी कॉलेज में पुलिस का आना कितनी शर्म की बात होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? गुरुजी, मैंने भी इससे यही कहा था कि कोई भी समस्या हो तो प्रिंसिपल सर के पास जाओ, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। कहने लगा कि इस बार तुम्हारी शिकायत प्रशासन से करूंगा। प्रिंसिपल सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। इस बार तुम्हें मैं असली सबक सिखाऊंगा। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? एक तुम ही हो भीमराव जो सच कहते हो। सर इन बच्चों को देखिए, इनके सर पर चोटें आई है, इसका सबूत है। और अगर इन सब ने मिलकर तुम्हें मारा होता तो तुम कहां तक बच पाते? तुम्हारे शरीर पर तो कोई चोटों के निशान भी नहीं है, फिर भी भीमराव सही है। वही तो,
अगर नरोत्तम जोशी कॉलेज में पुलिस को लेकर आया होता तो खुदाबख्श सर और नाम जोशी सर अब तक क्रांतिकारी बन गए होते। नरोत्तम जोशी को अपराधी बना दिया होता और प्रिंसिपल सर ने उसे कॉलेज के बाहर फेंक दिया होता। लेकिन इस बार गलत भीम है तो आप लोग शांत हैं। मैं सब समझता हूँ, भीमराव गलत नहीं है, भीमराव को गलत बनाया जा रहा है। तो फिर ठीक है, आप हार वार मंगाइए। भीम ही सर्वथा सही है तो उसकी पूजा वूजा कीजिए, उसे सम्मान दीजिए। और गुरुजी, पिछली बार जब मैंने गलती की थी तो आपने मुझे कॉलेज से निकाल दिया था। इस बार भीमराव ने गलती की है तो इसे क्या दंड देंगे आप? इन्होंने जो भी कहा है सब झूठ है। ये किताबें आप देखिए ना सर, ये क्या। लेकिन भीमराव, कॉलेज में पुलिस को बुलाना गलत है। और ये बात झूठ नहीं है कि तुमने पुलिस को बुलाया, इसलिए तुम्हें कॉलेज से 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप चाहे जो सजा दी चाहिए ये मत कीजिए सर, कॉलेज से मत निकालिए प्लीज सर। भीमराव, मैं जानता हूं कि तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन पनिशमेंट कॉलेज में सबके लिए एक है। डिसिप्लिन ना हो तो टैलेंट बर्बाद हो जाता है। अब आप लोग जा सकते हैं। जी। मालिक, मैं जिग्नेश का बड़ा भाई राजकोट में रहता हूँ। वहीं जूते चप्पल की दुकान करता हूँ। रोजी रोटी ईमान ईश्वर सब वही दुकान है मेरा। और यहाँ आया तो देखा वही रोजी रोटी ईमान ईश्वर पर एक औरत ने हमला कर दिया है। क्या करें आप ही बताइए मालिक। तो मैं क्या बताऊं? आप मालिक हैं, सेवक को तो मुसीबत से निकालना ही होगा ना। आज शाम को ही उस औरत की दुकान का उद्घाटन है। उद्घाटन से पहले उसको बंद करवा दीजिए मालिक। लेकिन जोशी जी इसमें क्या कर सकते हैं? अरे मालिक हैं, ताकतवर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रहने का किराया दे करके वो लोग वहाँ दुकान खोल रहे हैं, इस बात पे एतराज जता सकते हैं। उद्घाटन से पहले 4 आदमी को भेज करके दुकान तोड़वा सकते हैं। और फिर मालिक, ये दुकान तो वही रमा खोल रही ना जो आपसे कई बार उलझ चुकी है। आप जैसे कई लोग पीड़ा समझकर दवा छिड़कते रहे मेरे पति की जिंदगी में, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं रोक पाया। अब संसार में कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे पति का हौसला नहीं तोड़ सकते। वो कुछ छोड़कर नहीं जाते, छोड़कर भागना तो आपको पड़ा। फिलहाल कॉलेज से पत्नी की जात एक ही होती है, पत्नी न छोटी न बड़ी। ऐसा मैंने सुना है। तो इस तरह से रमा के बदतमीजी का बदला उसके दुकान को तुड़वा करके ले सकते हैं मालिक। नाम क्या है तुम्हारा? हितेश। समझदार लगते हैं। ठीक है, हम मदद करते हैं तुम्हारी। माचिस की तीली, मिट्टी का तेल हम तुम्हें देते हैं। जाओ और उस दुकान को कर दो स्वाहा। लेकिन मालिक, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम तो वहीं रहते हैं ना, और वहां पे हर किसी की नजर हर किसी पे रहती है। मौके का इंतजार करो बेटे, और मौके पर सही चाल चलो जैसे हमने चली और रमा के पति भीमराव को कॉलेज से निकलवा दिया। क्या
रमा के पति को कॉलेज से हमेशा के लिए बाहर कर दिया। बढ़िया किया, मजा आ गया मालिक। अरे मोची भैया, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन हमेशा के लिए भी निकलवा सकते हैं हमारे जोशी जी। बहुत सही किया है, और ऐसा कर दीजिएगा ना तो मेरे कलेजे को थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगा। अच्छा मालिक, तो चलते हैं। अच्छी खबर सुनाई मालिक। ठहरो, इतनी क्या जल्दी है? जरा हम भी तो देखें कि तुम्हें जूते चमकाना कैसा आता है। अरे क्या बात करते हैं मालिक, मैं आपके जूते ऐसे चमका दूंगा कि उसमें ना आपका चेहरा दिखाई देगा। भीमराव, यही तुम्हारी जात है और यही करते हुए तुम लोग अच्छे लगते हो। हो गया मालिक, चलते हैं मालिक। मालिक, वो दुकान में आग लगाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते तो तेल खरीद लेता। मुफ्त में जूता साफ नहीं करूंगा मालिक। ठीक है मालिक, चलते हैं। अरे आप यहाँ? मैं आपको कहाँ ढूंढ रही थी, और आप यहाँ। ये क्या है? बुआ ने मेरी दुकान के उद्घाटन की खुशी में ये खीर बनाई थी, लीजिए। अच्छी बनी है खीर। रमा, तुम जो करना चाहती हो वो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं एक ही बात कह रहा हूं जो तुम्हें माननी होगी। यही कि मैं पढ़ाई शुरू करूं। हाँ, लीजिए, खुद से ही खाइए खीर। प्यार से आपको खीर खिलाने आई थी तो आप मुझसे ही अपनी बातें मनवाने लगे। सुनो मेरी बात रमा। मुझे कुछ नहीं सुनना। रमा सुन, पढ़ाई तो तुम्हें करनी होगी रमा। ये क्या है? इसमें लिखा क्या है?
सुनिए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे पढ़ाई करने दो रमा, सुबह बात करते हैं। ठीक है, जब तक आप नहीं बताते कि इसमें क्या लिखा है तब तक यही करे रहूंगी। थोड़ा परेशान हो जाओ रमा, फिर बताऊंगा कि क्या लिखा है इसमें। बताइए ना, क्या लिखा है इसमें? मुझे बताइए, फिर आप पढ़िए। बताइए ना। क्या है रमा? इसमें क्या लिखा है? इसमें यही लिखा है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है और जो इंसान पढ़ता है वो मजबूत बन जाता है। तुम्हें भी पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ी लिखी औरत समाज को ज्यादा सकारात्मक बनाती है। बेवकूफ दिख रही हूँ मैं आपको? इसमें इतना सा लिखा है और अब इतना सारा बोल गए। मैं तो ये सोचकर खुश थी कि शायद आप संस्कृत पढ़ना लिखना सीख गए होंगे और इसमें यही लिखा होगा कि रमा, मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा। लेकिन अब बस इतना ही समझने में लगे कि मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, तो क्या गलत समझा रहा हूँ मैं? पढ़ाई तो करनी ही चाहिए तुम्हें। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप किसी से भी अपनी बातें मनवा लेते, लेकिन मैं नहीं मानूंगी आपकी बात। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप गलत हो, लेकिन हर समय ये भी जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला गलत हो। मुझे नहीं पढ़ना, बात खत्म। अम्मा, कुछ तो तरीका निकाल लूंगा तुम्हें पढ़ाने का। तुम्हारा काम करना अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन तुम्हें पढ़ाने की मेरी जिद भी गलत नहीं है। दीपक, तो इस चिट्ठी के बारे में किसी को कुछ मत बता, ठीक है? मैं अब भी आती हूँ। दलिया अम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बोलना। नहीं, यहाँ नहीं, बाहर चलो ना, चलो। रमा, क्या हुआ? डलिया अम्मा को लेकर कहाँ जा रही हो? अरे कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ नहीं हो सकती? चलिए। दीपक, इसे क्या हुआ है? रमा डलिया अम्मा को लिए कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। बिना कुछ हुए रमा डलिया अम्मा को लेकर अपने साथ में नहीं छोड़। अब बोल, क्या बात है? अम्मा, आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, बोलना। आपको मेरे पति कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं का क्या मतलब है बेटा? मतलब वो ऐसे है क्या कि मेरे सिवाय किसी और लड़की से संबंध हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? और ऐसे क्यों बोल रही है? वो जो चिट्ठी तुम्हें देके गया उसमें कुछ लिखा था क्या? मैं इन्हें चिट्ठी के बारे में नहीं बता सकती, वरना इनकी नजर में मेरे पति की इज्जत घट जाएगी। नहीं अम्मा, कल रात को एक बुरा सपना देखा, वही सोच रही हूँ। और ये सब बातें मैं आपके सिवाय और किसी को नहीं बता सकती ना। देख रमा, भीम दिखने में तो सुंदर है ही और पढ़ा लिखा भी है। ऐसे में कोई भी लड़की उसे आराम से पसंद कर सकती है। भीम जितना अच्छा है और जितना मैं उसे समझ पाई हूँ, वैसे मैं दावे के साथ कह सकती हूँ भीम तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो तूने जो सपना देखा है ना, भूल जाओ उसे। पक्का ना अम्मा?
हाँ हाँ पक्का। चल अब अपना काम कर और मुझे भी करने दे। सुनिए, क्या? आपकी चिट्ठी आई है। अच्छा, किसने भेजी है और क्या लिखा है इसमें? मैं भी ना दिखा। तुम कहाँ पढ़ी लिखी हो कि तुम्हें पता होगा इसमें क्या लिखा है, किसने भेजा है? मुझे ही पढ़नी होगी। फराम गोमती, ऐसा लिखा है इसमें। अच्छा, अब ये किसने कहा तुमसे? पक्का उस दीपक ने बताया होगा ना? वो लड़का भी ना। लेकिन अच्छा हुआ कि चिट्ठी पूरे अंग्रेजी में लिखी है, वरना क्या क्या बताता। लेकिन क्या लिखा है इसमें? रमा, मेरे लिए आई है ना चिट्ठी, मैं अंदर जाके पढ़ लूंगा आराम से। हाय भीमराव, इट हैज बीन ऐसा क्या लिखा है इसमें? मुझे नहीं बता सकते? इसे तो हर चीज बताते हैं और खुद ही कहते हैं पति पत्नी में कोई पर्दा नहीं होता, खुद ही छुपा रहे हैं। लेकिन ये गोमती है कौन? और ये मेरे पति को चिट्ठी क्यों भेज रही है? इसका पता तो लगाना होगा। ताई, भीम भैया ने चिट्ठी में क्या लिखा है बताया क्या? सुनिए, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। सेठ जी ने इस कारखाने के लिए अपने नए मैनेजर को नियुक्त किया है। आज से हम सब लोग इनके मातहत में ही काम करेंगे। आइए साहब। सुना, मैं हूं तुम सबका नया मैनेजर। जाओ काम करो। राम जी, क्या कर रहे हो? जी काम कर रहा हूं। शक्ल देखकर तो लग रहा है कि सो रहे हो। जाओ, मुंह धोकर आओ। सुना नहीं? मुंह धोकर आओ। साहब, आप ये गलत कर रहे हैं। आप बेवजह राम जी को अपमानित कर रहे हैं। ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं ना क्योंकि राम जी की आपसे पुरानी अनबन है। कौन है तू? हाँ? चौकीदार? जाकर चौकीदारी कर। गांधी तेरा दोस्त होगा ऑफिस के बाहर। यहाँ पर तुम सब वर्कर हो और मैं तुम्हारा मैनेजर। और कितना बुरा लग रहा है। तो भर दो और जाना और काम छोड़कर चले जाओ। लेकिन सर पुरंजन, जा बाहर जा। और तुम भी जाओ, मुंह धोकर आओ। देखिए मैनेजर साहब, काम में व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। भाषण नहीं राम जी, तुम्हारी औकात यहाँ पर वर्कर की है और मेरी हैसियत मैनेजर की। जितना कहा जाए उतना करो। जाओ।
देख लीजिए, आज का पूरा काम हो गया है। अब काम ही नहीं है तो ओवर टाइम क्या करें? बुरा लग रहा है ना? हाँ, बोलो। और बुरा लगता रहेगा। एक उपाय है, जाकर अपने बेटे भीमराव से कहो कि मेरे सामने आकर नाक रगड़े, माफी मांगे, तब शायद माफ कर दूं। फिर जैसे जीते थे पहले वैसे जीते रहना। मैनेजर साहब, मैं एक बाप हूं और एक बाप के जीते जी बेटा झुक जाए तो लानत है। मेरी जात छोटी सही, लेकिन एक बाप का दिल और हौसला बहुत बड़ा है। और मैं तो अपनी जात भी छोटी नहीं मानता। और रही बात नाक रगड़ने की, तो वो भूल जाइए, क्योंकि अब आपकी ऊंची नाक के सामने हम अपनी छोटी नाक की इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे। नाक रगड़ने से ज्यादा नाक की इज्जत के लिए लड़ना हमें आसान लगता है। और मैं इनका बेटा हूं। इनके जीवन का जितना वजन उठा सकता हूं वो उठाना मेरा काम है। लीजिए, और अब बताइए कि बाबा को कैसे कैसे परेशान करने की योजना की है। बताइए, मैं आपके सामने खड़ा हूं। भीमराव, भीमराव, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं, जहां पर तुम प्रिंसिपल और 2-4 गुरुजी को अपने साथ लाकर खड़ा कर लोगे। वही तो जोशी जी, ये कारखाना है, कॉलेज नहीं है। यहाँ पे सब मजदूर होते हैं जो आपके जितने बड़ी जात के नहीं हैं। और यहाँ पे अगर पुलिस भी आती है तो उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि आप जाइए, हम अपने स्तर पे सब निपटा लेंगे। यहाँ इतने गवाह मिलेंगे आपके खिलाफ कि आप गुनहगार साबित हो जाएंगे, और फिर नाक हमें नहीं, आपको रगड़नी पड़ेगी। चलिए बाबा। एक बात तो है राम जी, भीम एकदम सटीक जवाब देता है। बिना जवाब दिए भी काम हो सकता था। मैंने तुम्हें समझाया था ना, हर बात के लिए उलझना जरूरी नहीं। बराबर है बाबा, लेकिन बात जब आप पे आती है तो मैं उलझूंगा भी, और जरूरत पड़ेगी तो लड़ूंगा भी। नहीं, आगे से तू मेरी काम की जगह नहीं आएगा। लेकिन क्यों बाबा? क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कॉलेज नहीं आता हूं। बाबा, लेकिन मेरे बचपन में मेरी हर लड़ाई में आप मेरे साथ हुआ करते थे, और आज जब आपकी उम्र हुई है। क्या उम्र? बूढ़ा नहीं हो गया हूं मैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। पुरंजन भी मेरे साथ है। बस आगे से तू मेरे कारखाने में नहीं आएगा। तुम
तक गए नहीं? नहीं बाबा, आपसे कुछ बात करनी थी इसलिए यहाँ आकर खड़ा हो गया। बाबा आप मेरी बात को समझिए ना, हर एक की बात को आप इतनी बारीकी से समझ लेते हैं, फिर अपने बेटे की इतनी सीधी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? देखो बेटा, बात चाहे सीधी हो या टेढ़ी, मुझे कुछ समझना नहीं है। जाओ अपनी पढ़ाई करो। देखिए बाबा, हर एक के मन में कभी ना कभी ये बात तो आई होगी कि उनके मोहल्ले में लाइट नहीं लगी है, लेकिन किसी ने भी इस तरह से नहीं सोचा होगा कि अगर वो जाके सरकार से बात करते हैं तो उनके मोहल्ले में भी लाइट लग जाएगी, उन्हें रोशनी मिल पाएगी। चाहते तो सब है बाबा, लेकिन संघर्ष करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ पता है ना, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जाओ, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं जा सकता। विरोध करने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। आपसे विरोध करके कोई लड़ाई नहीं जीत पाऊंगा मैं। विरोध नहीं करना है ना, तो जाओ, जितना कहा है उतना करो। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा करूंगा। आपसे मार्गदर्शन इसलिए मांगा था क्योंकि आप अगर बताएंगे तो इस लड़ाई में कम समझ आया होगा। लेकिन ठीक है, आज आप ही मना कर रहे हैं तो मैं भी इस विषय पर आगे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक बात है बाबा, मैं रोज आकर आपसे मदद मांगूंगा और इस लड़ाई को शुरू करने की अनुमति भी मांगूंगा। और जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे, लाइट लगाने की ये लड़ाई उस दिन से शुरू की जाएगी। राम जी, तुम्हें पता है ना कि भीम जिस बात को ठान लेता है वो पूरा करके ही मानता है, और मुझे ये पता है भीम कभी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं करता है। लेकिन ये बात सही भी तो नहीं है ना? गलत भी तो नहीं है ना बाबा? राम जी, भीम की बात मान लो, नहीं तो बेवजह तुम भी परेशान रहोगे, ये भी परेशान रहेगा। और फिर राम जी, हक की आवाज उठाने के लिए तो तुमने ही सिखाया है ना। लड़के पड़ो बेटा, नहीं तो भगोड़े कहलाओगे। चाहे जैसी भी लड़ाई हो, कठिन से कठिन, वो लड़ाई तुम्हें लड़नी होगी और जीत भी हासिल करनी होगी। और जब आज भीम आवाज उठा रहा है, तुम उसे चुप करा रहे हो। मुझे ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है राम जी। देखो बेटा, नगर पालिका कार्यालय बहुत बड़ा है, वहां चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। वहां के लोग सिर्फ तुम्हें घुमाते रहेंगे, इस टेबल से उस टेबल तक, बाकी कुछ हासिल नहीं होगा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए बाबा? अच्छा, तो तुम सबकी रोशनी के लिए लाइट का नया नाटक शुरू किया है भीमराव ने। आप तो का जनवे करी थी मालिक, अपनी मर्जी से कुछ न कुछ करते रहा था। हम कर लातों के ओका बोले रहे कि हम लोगन का दिया की जरूरत नहीं। थोड़ा पढ़ा लिखा है ना, उसी का फायदा उठाते, नहीं तो क्या काट डालते उसे? किसी काम का नहीं है, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, एक शब्द मत बोलना। इसीलिए मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूं। पीछे हट। एक नंबर का जिद्दी है मालिक, क्यों का सुन भी नहीं करता है। क्या करें, हम लोग तो जैसे पहले से रहत आए हैं, बस वैसे ही रहना चाहा था। यही तेवर सही है। और यही तेवर सिखाओ उस भीमराव को, ताकि वो समझ सके कि छोटी जात का जीवन ईश्वर ने उसे दिया है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहे और खुश रहे। बेवजह अगर लाइट के लिए नगर पालिका से भिड़ोगे तो सरकारी तंत्र है, निकाल कर फेंक देगा तुम सबको चौल से। और याद रखो, भीमराव सिर्फ अपने लिए गवर्नर के पास जा सकता है, तुम सबके लिए नहीं दौड़ेगा। इसीलिए अगर सही सलामत और सुकून से रहना है तो भीमराव और उसके घर वालों को चाल से बाहर निकाल दो।
यही बात है ना? और जोशी जी, आप अपना घर द्वार छोड़ के हमेशा हमारे मोहल्ले में आते रहते हैं। ये उच्च जात वाले लोगों को शोभा देता है क्या? घर तो हमारा ही है, बस तुम लोग जबरन रह रहे हो। नहीं, जबरन नहीं, वक्त पे किराया देके रहता है आपको। और वैसे भी घर मालिक का बार बार किराएदार के जीवन में दखलंदाजी करना गलत है। यही जात का अंतर है भीमराव। हम ऊंची जाति के लोग हैं, जो मन में आएगा जब मन में आएगा करेंगे, और तुम छोटी जात के लोग। तो जो हम कहेंगे वो करोगे। और क्या 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 भीमराव, हाँ अम्बे तेरे बाप की है क्या कि तू जाकर किसी को बोलेगा और वो आकर यहाँ लाइट लगा देगा? लेकिन मम्मी आपकी, आपके बाप की, आपके काका। रमा, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी नहीं हो सकता। अंदर जाओ। दीदी सही तो कह रही है। तुम भी चुप रहो शंकर, और दोनों अंदर जाओ। जाओ। चलो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। जहाँ तुम्हारा बाप नौकर है और मैं मालिक, याद है ना? जोकू भैया, पुलिया भाई, हितेश जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे भीम और राम जी ताड़ के बाद सभा कर रहे थे और इस प्रकार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस मोहल्ले में लाइट लगाई जाए। अरे ये राम जी भी ना बड़ा ढुलमुल आदमी है। कल रात में कह के गया था कि ये भीम अब लालटेन का नाटक नहीं करेगा, और खुद वो नाटक का हिस्सा बन गया है? अरे ये बाप बेटवा के चक्कर में ना पता नहीं हम लोगन के का गत हुई। अरे लेकिन हिया बात करे से का हुई, वही चलत है ना। तू लोगन को लग रहा है कि चाल के बहरे खेल खेल लेंगे, हम लोग जनबे नहीं करेंगे, तो ई भरम में ना रहे। चलो हो, चलो देश आओ, लेके आओ। अब सुबह मुझे समझा दिया और अब खुद बेटे से समझ गए। आई, आप मत जाइए। आई, अब तुम भी मुझे रोकोगे आनंद? आई, क्षमा करना, लेकिन ये मोहल्ले वालों को तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मत जाओ। आप वहां जाएंगी, बाबा से कुछ कहेंगी और ये मोहल्ले वालों के सामने आप दोनों का अपमान होगा ही, और हमको अच्छा नहीं लगेगा ये। जीजाबाई, आनंद सही तो कह रहा है। राम जी जब घर आ जाए तो जो कहना है कह देना। ऐसे पति पत्नी का झगड़ा सबके सामने अच्छा नहीं लगता है। बाबा वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं, उन्हें नौकरी छूटने का डर लग रहा है। और वो कह रहे कि उनको रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही ठीक है। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। इस समाज ने साजिश के तहत उन लोगों को ऐसा बना के रखा है कि अंधेरे में रहना उन्हें असामान्य बात लगती नहीं है। बाबा, उन्हें बताना पड़ेगा कि रोशनी उनका अधिकार है और अंधेरा उनसे क्या क्या छीन सकता है। लेकिन कैसे बताए, यही समझ नहीं आ रहा है। उस सरकारी कर्मचारी ने आपके सामने आपकी अर्जी फाड़ दी, आपको जलील किया, आपको बुरा लगा ना। वैसे ही अगर उनको बुरा लगेगा तो उन्हें समझ में आएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन उन्हें एहसास कैसे होगा? नहीं चलेगा। राम जी, ऐसा नहीं चलेगा। इस चाल की सभा यहाँ काहे हो रही है? अरे जब तय भवा रहा कि कोनो नया नाटक नहीं चाहिए तो फिर यहाँ काहे पंचायत कर रहे हो? देखिए, कल रात मैंने आप सबसे जो बात कही थी
वो भीम को लेकर मेरी एक अलग चिंता थी, लेकिन सोचिए अगर चाल में रोशनी आ गई तो। तुम ना कम ही बोलो। काका, मैंने आपसे पहले भी कहा है, बाबा से ढंग से बात कीजिए और हमें जो सही लगता है हम वही करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? हमारा सामान उठाकर फेंकेंगे ना? जाइए फेंकिए। भीम, ज्यादा बोल रहे हो। काका, समझने की कोशिश करिए, हम सब एक ही चाल में रहते हैं ना। देखिए, मैं आप सबसे फिर एक बार बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, आपकी आवाज आप खुद बनी है, नहीं तो यह समाज गूंगा बनाकर छोड़ देगा आपको। और अगर आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम जो उठा रहा है उसे तो मत रोकिए ना, नहीं तो हमारी जात की आने वाली पीढ़ियों के लिए और उनके भविष्य के लिए आप हमेशा के लिए गुनहगार बन के रह जाओगे। फिर भी आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है वो आप कीजिए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। तो फिर मरो। चलो चलो। चला। बाबा, आपको एक काम